आज मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ एक ख़ास स्थान पे और इस स्थान का बहुत ही महत्व है अपने आप में और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ कूल मैडी चैनल पे और आनंद लीजिए इस सफ़र का। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा के बाद में मैं लौट आया अपने गांव में और राजस्थान के इस मेरे गांव के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को मेरे गांव के ख़ास दृश्य दिखाऊंगा और इस स्थान के बारे में बताऊंगा। तो आज जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ मेरे गांव के अंदर, इस स्थान का एक ख़ास महत्व है और ये है पोलो ग्राउंड। पोलो ग्राउंड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पोलो खेला जाता था, पोलो हॉकी वाला। आप लोगों को बताऊं कि घोड़े के ऊपर जब हॉकी बैठ के खेली जाती है तो उसे पोलो हॉकी कहते हैं। और ये जो ग्राउंड है ख़ास तौर से उस समय में इसीलिए बना था। यहाँ पर राजा जो हैं आके पोलो ग्राउंड में हॉकी खेला करते थे घोड़े के ऊपर बैठ के। और सामने वहाँ पर दूर ये था वो स्थान जहाँ पर राजा अपना कीमती वक्त बिताया करते थे। जब कभी वो ऊपर किले से नीचे आया करते थे तो यहाँ पे काफ़ी वक्त रुका करते थे। ये वो स्थान भी है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपने ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पल बिताए थे। और पास ही में जल महल जहाँ पे रानी रहा करती थी। दूर वहाँ वो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देख रहे हैं। पहाड़ियों पे है अजीतगढ़ और जिसे हम फोर्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत किला है और हम उस किले के ऊपर भी जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको खिचड़ी और खिचड़ी के बारे में बताता हूँ और यहाँ पे जो मंदिर भी हैं उनके भी दर्शन कराता हूँ। ये है वो रानी का महल जिसके बाहर की तरफ से हम इसे देख पाएंगे। 1755 में बनी ये इमारतें आज भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बनी ये सीढ़ियाँ और ये पत्थर बेहद ही खूबसूरत हैं। ये खूबसूरत इमारत जो कि अब वक्त के साथ धीरे धीरे खंडर होती जा रही है। हालांकि ये लैंड जो है अभी भी डिस्प्यूटेड लैंड है। शायद इनके जो पुश्तैनी अधिकार हैं वो उसको और सरकार के बीच में कुछ केस यहाँ पे चल रहा है। हालांकि एक वक्त हुआ करता था यहाँ पे सोफिया स्कूल रन करी जाती थी और यहाँ पे स्कूल के बच्चे पढ़ने आया करते थे। देखिए दीवारें और दरवाजे तो आज भी उतनी ही खूबसूरती से यहाँ पे संभले हुए खड़े हैं। और ये यहाँ के अंदर का खूबसूरत दृश्य। सामने की तरफ आप देखेंगे वो है रानी का महल और यहाँ से सामने की तरफ में ये छोटी सी हवेली और खूबसूरत पहाड़ियाँ। खिचड़ी के राजा जो हुआ करते थे वो ऊपर उस पहाड़ पे रहा करते थे और रानी जो है यहाँ पे। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे कोलिहान नगर है जिसे हम बाघ भी कहते हैं क्योंकि राजा वहाँ पे बाघ का शिकार करने जाया करता था। हालांकि अब बाघ को मारना तो दूर की बात है, उसकी फ़ोटो या वीडियो लेना भी अपने आप में गुनाह है। हालांकि वो जो बाग है जो कोलिहान नगर में आपको बता रहा हूँ वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है और वहीं पे मैंने केंद्रीय विद्यालय में 12वीं तक की मेरी पूरी पढ़ाई करी है। पढ़ाई कैसी करी है वो तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजा के महल के पास का वो दृश्य है। हम बिल्कुल सड़क मार्ग के ऊपर खड़े हुए हैं और ऊपर से ये मैदान और सामने का एक किला दिख रहे हैं। और हम आगे बढ़ने वाले हैं अब उस स्थान पे जहाँ पर राजा अपने घोड़ों को बांधा करता था। मेरे सामने की तरफ में जो आप देख रहे हैं ये अभी श्री रामकृष्ण मिशन के नाम से प्रख्यात है और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने काफ़ी वक्त बिताया था। और हाँ, मैं नीचे की तरफ में इस बस स्टैंड के अंदर, ये यहाँ का बस स्टैंड जो कि एक वक्त में राजा के घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। सामने की तरफ में इन सब जगह पर घोड़ों को बांधा जाता था और ये पूरा जो बस अड्डा है घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। चलिए थोड़ा अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ की खासियत क्या थी। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर घोड़ों के नाक से जो रस्सी आके बंधती थी उनको इस पत्थरों में बांध दिया जाता था। साथ ही में यहाँ पर लालटेन या दीपक लगाया जाता था। घोड़ों को चारा देने के लिए इस सुरंग से ऊपर से अंदर की तरफ में आया जाता था। तो रास्ता हुआ करता था जहाँ से घोड़ों को
खाना नीचे ला के दे दिया जाता था और यहाँ पर उन्हें बांध के रखा जाता था। यहाँ की खास दीवार है और ये है वो दीवार। देखिए ज़रा नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर से जो पानी बह के आता था दीवारों में से, उसको अंडरग्राउंड पाइपिंग करा गया था और पानी जो है ज़मीन तक चले जाता था। साथ ही में यहाँ पर लालटेन या छोटा दीपक लगा के रखा जाता था, जिसकी वजह से रोशनी जो है यहाँ से अंदर की तरफ में, दोनों तरफ में निकलती थी। इस तरह से इस पिलर को स्पेशली डिज़ाइन करा गया था। के साथ सभी चीज़ें पुरानी होती हैं और एक वक्त आता है वो चीज़ें भी नष्ट होने लगती हैं। तो शायद वक्त आ गया है, अब यहाँ पे नए ज़माने की नई बसें खड़ी होने लगी हैं और घोड़े जो हैं आज़ाद हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत शहर के एक खूबसूरत स्थान। ये था शहर का मुख्य प्रवेश द्वार। अगर आप शहर के बाहर से शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस द्वार को पार करना होता है। और यहाँ पर सेना की कुछ टुकड़ियाँ जो हैं रहा करती थी और यहाँ पे भी उनके घोड़े बंधे रहते थे। शहर की सुरक्षा के लिए ऐसे कई स्थान बनाए गए थे। गांव की गलियों को पार करते हुए हम पहुंच गए हैं इस गांव के अंदर की तरफ में और यहाँ का पहले मंदिर में हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये यहाँ का पहला शिव मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन है। इस शिव मंदिर के पास में ही यहाँ पे श्री श्री 1008 मक्खनदास जी बाबा जी महाराज का ये मंदिर और उनका स्थान, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी और यहीं पे उन्होंने अपना देह त्याग करा था। इस स्थान को आज भी पूजा जाता है और यहाँ पर आज भी एक छोटा सा आश्रम है। पास ही में एक बेहद ही खूबसूरत ये तालाब, जहाँ पर पहाड़ों पर बरसता हुआ पानी बारिश के वक्त में बहकर इस तालाब में आके इकट्ठा हो जाया करता था। चलिए देखते हैं यहाँ के मुख्य दृश्य। देखिए ये इस गांव का जो है तालाब है और पहाड़ों से जो पूरा पानी बरस के पहाड़ों के माध्यम से होते हुए यहाँ तक पहुँचता था, वो इस जगह से आके बिल्कुल इस तालाब में इकट्ठा हो जाता था। और चारों तरफ से सीढ़ियाँ थी और सभी लोग यहाँ पे तैराकी करना भी आते थे और अपना पानी भरने के लिए भी। साथ ही में वहाँ से जो है एक एग्ज़िट पॉइंट है जहाँ से पानी बाहर की तरफ निकल जाया करता था, और जो कि हम जब इस शहर में प्रवेश कर रहे थे तो उस जगह से वो पानी उस नाले में मिलके बाग की तरफ बह जाया करता था। पीछे का द्वार जहाँ से पानी आता था। चलिए नीचे उतरते हैं और देखते हैं सामने का एक खूबसूरत दृश्य है। देखिए इस तरह से पानी यहाँ पे बड़े बड़े छेद के द्वारा भी आया करता था और यहाँ से भी इसको मेंटेन करा जाता था। और जैसे ही हम नीचे आ जाते हैं तो ये छोटे छोटे झरोखे जहाँ से पानी भरा जा सकता था, हालांकि इन्हें अब बंद कर दिया गया है। बेहद ही खूबसूरत लगा करते थे। बिल्कुल सामने की तरफ से जब राजा यहाँ पे अपनी रानी के साथ में सामने की तरफ से इस दृश्य को देखा करता था। तो हम पहाड़ के बिल्कुल नीचे इस तालाब के पास में और इस स्थान का आनंद ले रहे हैं। इसका जो आर्किटेक्ट है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आप देखिए चारों तरफ की जो सीढ़ियाँ हैं एक ही लेवल पे हैं और पानी हर जगह पे 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होता है। साथ ही में इस तरह के झरोखे जहाँ से पानी, हवा और रोशनी तीनों जो है नीचे तक आती थी और यहाँ से भी आप कुएं की तरह पानी को निकाल सकते थे। हालांकि अगर तालाब के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ नहीं है
तो भी आप इस जगह पे चलते हुए तालाब के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा सकते हैं। और इस तरह से आप सीढ़ियों से फिर नीचे तक जा सकते हैं। यहाँ पे खड़े रहने का जो खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए आनंद लिया जा रहा है, उसको मैं आपको शब्दों में बयां करके बता नहीं सकता, क्योंकि पानी के ऊपर जब हवा लग के आ रही है तो बिल्कुल ये ठंडक ठंडक पवन एक खूबसूरत एहसास दे रही है यहाँ का। और ये हम आ गए हैं दूसरी तरफ में। ये देखिए यहाँ की खूबसूरत सीढ़ियाँ और सामने का एक खूबसूरत दृश्य है। देखिए सीढ़ियाँ उस वक्त की बनाई गई थी उन पत्थरों की, और आज भी ये उसी तरह से बरकरार है और उसी लेवल पे मेंटेन्ड है। ऐसा होने की प्रबल संभावना थी कि वक्त के साथ में ये चीज़ें ज़मीन में थोड़ी धंसती जाएं या इसके अंदर आके मिट्टी भरती जाए, लेकिन इसकी गहराई उस वक्त में कितनी होगी आप ज़रा सोच के अनुमान लगा के देखिए, क्योंकि आज भी इसके अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है। बारिश के बाद इस स्थान पर आने का मज़ा ही अलग है। और ये देखिए उस वक्त के पत्थर और जिस पे करी गई ये खूबसूरत नक्काशी। ये इस तरह का पूरा एक स्पेस दिया गया है दोनों कोनों के ऊपर, जहाँ पे आप आराम से काफ़ी लोग पीछे तक खड़े हो सकते हैं और यहाँ पर इस गुंबद में आके इस स्थान का आनंद ले सकते हैं। देखिए ऊपर से एक गुंबद और सामने का एक खूबसूरत दृश्य। इसी तरह की एक और छतरी आपको सामने भी देखने को मिल रही है। जब मेरे पिताजी छोटे थे और दादाजी उन्हें यहाँ छोड़ दिया करते थे, दादी जी के साथ में जब यहाँ पे मेरे पिताजी आया करते थे, तो इन छतरियों के ऊपर से तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई पे होंगे वो छोटे छोटे, और इन छतरियों पे से कूद के नीचे नहाने उतर जाते थे। सोचिए इतनी ऊंचाई से तालाब में कूदना और उस समय में कंपटीशन करना, क्या वक्त था, किस तरह के खेल हुआ करते थे। ये देखिए साइड से ये एक्चुअली यहाँ का मुख्य एंट्रेंस है, जहाँ से गांव के अंदर से आप सीधा यहाँ पे आ सकते थे। यहाँ का बाज़ार और पास ही में ये मंदिर, उसके पास ही में कुआं है और यहाँ पे भी एक मंदिर है। हम इसी मंदिर में अब आगे प्रवेश करेंगे। अगर हम बाज़ार के रास्ते से अगर इस तालाब में प्रवेश करने के लिए आते तो हम इसी मार्ग से अंदर की तरफ आते। तालाब के अंदर जो भी पानी अधिक मात्रा में जब इकट्ठा होता था तो इन कुओं तक पहुंच जाता था, और अगर आप तालाब पर नहीं जाना चाहते हैं तो इन कुओं के माध्यम से भी पानी को बाहर निकाल सकते थे और इस्तेमाल में ले सकते थे। बाज़ार के अंदर इस तरह के 2 कुएँ थे, और ये आप यहाँ का प्राचीन कुआं देख सकते हैं, जो कि यहाँ के इस प्राचीन मंदिर श्री रामायण सत्संग स्थान के पास ही में है। मंदिर के पास इस कुएँ का होना और सामने की तरफ बाज़ार का होना इस शहर के बारे में इसके यादों को ताज़ा करता है। ये है वो राम जानकी मंदिर जो कि तालाब के बिल्कुल कॉर्नर पर स्थित है। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर में भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के दर्शन करते हैं। मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति के बिल्कुल सामने की तरफ में ये श्री हनुमान जी की प्रतिमा, ये आप देख सकते हैं। ये लोटस
का छोटा सा एक पॉन्ड बनाया जाता था पुराने वक्त में। राजस्थान में आपको ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलेंगी। और साथ ही में ये नक्काशी और रंगों का खूबसूरत इस्तेमाल मंदिर की साज सजावट के लिए। हालांकि ये भी एक अब हवेली के अंदर एक घर है जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में दर्शन करने के लिए सभी को यहाँ पे खुले रूप से स्वागत। और अगला पड़ाव रहेगा ये गढ़, जिसे अजीतगढ़ भी बोलते हैं। ये है यहाँ का खिचड़ी फोर्ट, और इस पहाड़ के इस किले को भी हम देख के आएंगे। कॉर्नर्स के ऊपर ये आर्किटेक्ट की डिज़ाइन सीढ़ियाँ ऊपर जाते हुए, और यहीं से आप अंदर के तरफ का ये दृश्य देखिए। और देखिए सभी स्तंभ जो हैं बिल्कुल एक लाइन में हैं, और आप इनकी परछाइयों को भी देख सकते हैं, और ऊपर बने हुए इन आर्क को भी कितने खूबसूरत तरीके से आप यहाँ से सामने वाले उस पूरा तालाब का दृश्य और स्तंभ को भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की ये खूबसूरती। और मैं भी उसी स्थान पर खड़ा हूँ जिस स्थान की मैं बात कर रहा था। और पानी जो है इस तालाब में पूरा भर जाता था, तो इस जगह पे इसका डिस्चार्ज सिस्टम हुआ करता था। उन छेद को भी बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तक पानी अंडरग्राउंड होके इस शहर से बाहर निकल जाया करता था। और ये यहाँ की खूबसूरत दीवारें। ये उस वक्त का डिज़ाइन करा हुआ गया रैंप आप आज भी देख सकते हैं, और किस तरह से यहाँ पे बहता हुआ पानी आ रहा है इस जगह से। पानी में मेंढक ही मेंढक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से बाहर निकलने का वक्त आ गया, और आप लोगों को आगे के एपिसोड्स में मैं दिखाते रहूँगा। ये देखिए सामने का रैंप आपको दिखा रहा हूँ पहले। ये वो जगह है जहाँ से पानी ऊपर बहुत तेज़ी से बह के इस तालाब में आता है, और यहाँ से बह के आगे की तरफ निकल जाता है। तो अब यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलते हुए और वापस ऊपर की तरफ आते हुए तो ये था इस स्थान का पानी का स्रोत, जिसे बारिश में इकट्ठा करा जाता था, और पूरे साल जो है आराम से पूरा गांव इस तालाब से अपने जल की आपूर्ति को पूरा किया करता था। हालांकि कुछ जगह पे कुएं भी लगे हुए थे, बने हुए थे, लेकिन पानी को इकट्ठा करके कितना अच्छा इंजीनियरिंग और डिज़ाइन उस वक्त में करा गया था। तो चलिए यहाँ से अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है। बने रहिए मेरे साथ यूं ही आनंद में। तो मेरे गांव की ये यात्रा यूं ही चालू रहेगी, और आने वाले एपिसोड्स में आप लोग बहुत कुछ यहाँ के बारे में जान पाएंगे, और यहाँ के खूबसूरत स्थानों के और जगह के बारे में कुछ अच्छा देख पाएंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और परिक्रमा के साथ साथ भी आपको ऐसे बहुत ही खूबसूरत अनुभव मैं कराते रहूँगा मेरे वीडियो के माध्यम से। नर्मदे हर, नर्मदे हर।